जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा सोशियोलॉजी का पेपर 2 आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो सोशियोलॉजी के पेपर 2 में हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा। वो रहेगा हमारा पहला जगह सिलेबस के अनुसार हमारा जो टॉपिक है पहला, वो पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोसाइटी। हमको कई सारे थिंकर्स पढ़ने हैं। जीएस घूरे हो गए, एमएन श्रीनिवास हो गए, हमको पढ़ना AR देसाई पढ़ना है। उसमें कई सारे मार्क्सिस्ट हैं, हमको और योगेंद्र सिंह पढ़ना है, हमको SC दुबे पढ़ना है, कई सारे हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस के अनुसार है, इस पेपर 2 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोशियोलॉजी UPSC सिलेबस पेपर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो पेपर 2 के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट जैसे तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, पर्सपेक्टिव। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से आए, वो सारा हमें करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पहले थिंकर हैं, जो पेपर 2 के एकदम पहले थिंकर हैं, वो कौन है? हमारे GS घूरे साहब हैं, गोविंद सदाशिव घूरे। अब कहेंगे ये कौन है, अब इसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ जानेंगे। हम जानेंगे ये कैसे वो सोशियोलॉजी में इंटर हुए, ये सारा चीज हम जानेंगे। देखिए, GS घूरे कौन था? GS घूरे एक हमारा कौन था? इंडोलॉजिस्ट थे। अब इंडोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? देखिए यहाँ पे इंडोलॉजिस्ट और दोज पीपल हु लार्जली यूज द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ कि इंडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज क्या करते हैं? एक हिस्टोरिकल रिसोर्सेज यूज करते हैं। कोई भी जैसे टेक्स्ट हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारे चीजों को यूज करते हैं। कौन? GS घूरे साहब। GS घूरे साहब क्या है? इंडोलॉजिस्ट। जो यूज करते हैं क्या? टेक्सुअल व्यू। टेक्सुअल व्यू मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। इनका एक खास बात क्या था GS घूरे साहब का, कि वो किसी चीज को पढ़ते थे तो उसके ओरिजिनलिटी को ही पढ़ते थे। जैसे रामायण पढ़ रहे हैं तो उसको ओरिजिनल भाषा में ही पढ़ेंगे, उसको संस्कृत में ही पढ़ेंगे, किसी का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, किसी का इंटरप्रेट फॉर्म नहीं पढ़ेंगे। वो पढ़ते थे टेक्सुअल व्यू को, वो भी ओरिजिनल फॉर्म को पढ़ते थे। और जो GS घूरे साहब का जो जनरल पर्सपेक्टिव था, वो कैसा था? ब्राह्मणिकल व्यू। मतलब वो कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि GS घूरे साहब जब वो अपना व्यू पर्सपेक्टिव दे रहे थे, तो उनका कहने कि वो एक ब्राह्मणिकल पॉइंट हुआ कि उनको मतलब कि एक ब्राह्मण को सुप्रीमेसी में रखते हुए वो सारा चीज व्यू देखते थे। अभी हम देखेंगे, सब धीरे धीरे आराम से देखेंगे। इन GS घूरे साहब को डिफ्यूजनिस्ट भी कहा जाता है, कि कैसे इनको कास्ट डिफ्यूजनिस्ट कहा जाता है। कास्ट डिफ्यूजनिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो देख कैसे हमारा जो डिफ्यूज हो रहा है, जैसे कोई एक कास्ट है, कैसे वो स्प्रेड होता जा रहा है, एक के बाद एक दूसरे कल्चर में स्प्रेड होता है, मतलब कि फैलता जा रहा है। अब देखते हैं धीरे पॉइंट वाइज। तो देखिए, GS घूरे साहब क्या थे? हमारे इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट हम किसे बोलते हैं? जो यूज करता है किसी भी चीज को पढ़ने में हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को यूज करता है। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गिविंग सोशल रियलिटी, मतलब क्या? हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को पढ़ने के, जैसे किसी चीज को पढ़ने के लिए, सोशल रियलिटी को जानने के लिए, देने के लिए हिस्टोरिकल रिसोर्सेज यूज करते थे। उनका पर्पज क्या होता था? दियर पर्पज इज जस्ट टू एक्सप्लेन द सोशल रियलिटी। मतलब उनका पर्पज क्या था? केवल सोशल रियलिटी जो हो रहा है उसे हम कैसे भी करके उसे एक्सप्लेन केवल करें, ये नहीं कि उसको मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं। उनका जो पर्पज था क्या था? देखिए, जस्ट टू एक्सप्लेन द सोशल रियलिटी rather than the purpose is largely understood the reality। मतलब उनका अंडरस्टैंड करने में कम था, उनको बस एक्सप्लेन कैसे, उनका कुछ किसी सोशल रियलिटी को कैसे उसको एक्सप्लेन करें, rather than अंडरस्टैंडिंग। इनको मतलब क्या होता है, किसी चीज को एकदम डेप्थ में और उसके काज, उसके ओरिजिन को समझते थे। ये उसको इन डेप्थ और उसके कॉज, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे चीजों को वो समझते थे। आगे देखते हैं, जो GS घूरे थे वो किस पे बेस्ड थे? जैसा कि आपको बताएं कि टेक्सुअल व्यू, कि वो टेक्स्ट, किसी चीज को टेक्स्ट, जैसे कोई फॉर्म होता है रामायण महाभारत। इन्होंने बुक भी कई सारे 6 बुकें लिखी हैं। जैसे पहला बुक इनका था इंडियन साधु के बारे में था पहला, तो उसका बुक का टाइटल का नेम ही है इंडियन साधुज। दूसरा कई सारे ऐसे बुक लिखे, द रामायणा भी बुक लिखे, कई सारे इन्होंने बुक लिखे और अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए। तो ये देखिए दिया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेस्ड ऑन द टेक्सुअल, मतलब वो टेक्स्ट के बारे में टेक्सुअल व्यू को लेते हैं और उसको सेपरेट करते हैं और अपना एक्सपीरियंस उसमें बताते हैं, क्या कास्ट के बारे में, क्या क्लास के बारे में, ये सारे बारे में बताते हैं। देखिए लिखा भी है, सेपरेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ कास्ट
विच इंडियंस हैव, मतलब इंडियंस के पास किस प्रकार का कास्ट हायरार्की है, ये सारा चीज। अब इंटायर कल्चर प्रैक्टिस प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है इंटायर कल्चर प्रैक्टिस प्रेजेंट इन हिंदू कल्चर मोर और लेस द रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिकल वैल्यू। आपको बताया था ना कि मतलब इनका क्या मानना होता है, जीएस घूरे साहब का, जो गोविंद सदाशिव घूरे जी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मानते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारा कल्चरल प्रैक्टिस है वो उनको ब्राह्मणिकल वैल्यू को सुप्रीमेसी मान के चलते हैं कि वो अगर हिंदू कल्चर का बात करें तो वो एक रिजल्ट है हमारा, क्या ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं। और वो बोलते भी है द ब्राह्मीण एज हु वाज द ब्राह्मीण हु कल्चर एवरी रिचुअल्स एंड कल्चर एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, परफॉर्मेंस और बिलीफ सिस्टम। मतलब कह रहे हैं कि ये ना कि ब्राह्मण ही ऐसा मतलब उस समय था कि जो कल्चर को भी आपने रिस्पेक्ट कर रहा था, और जो कल्चर जो हमारे जो रिचुअल्स हुए उस सभी को कैसे एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट में वो यूज कर रहे थे, कैसे नॉलेज स्प्रेड करें, कैसे एजुकेशन स्प्रेड करें, कैसे परफॉर्मेंस, कैसे बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, ये सारा चीज उनका कहना था कि कैसे उसको एक क्रिएट मोनोपोली ब्राह्मण जैसा उसको सुप्रीमेसी मान के चलते हैं। In this way, the scholar who have a Hindu view does that somehow tilt to have a Brahminical understanding of a particular phenomena। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वो क्या मान के आपको बताएं कि कैसे जीएस घूरे साहब थे जो हमारे, वो ब्राह्मणिकल व्यू को मानते थे। ब्राह्मणिकल व्यू को जब वो मानते थे तो वो मानते थे कि हिंदू इज इक्वल टू ब्राह्मण। इनका ऐसा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं जो हिंदू है उसे मैं ब्राह्मण ही मानूंगा, ये ऐसा था। ये एक प्रकार का इनका एक कंटेस्ट था कि केवल ये ब्राह्मण को ही मतलब कि एक सुप्रीमेसी, एक विजुअलाइज, मतलब उसको एक अपने दिमाग में रख के, पहले होता है ना किसी चीज को अगर पढ़ने जाते हो तो अगर जो प्री रिक्विजिटिव होता है, जो फंक्शनल प्री रिक्विजिटिव होता है, एक माइंड में बैठा लेते हैं हाँ इसका ऐसा ऐसा होगा ही, तो वो जब पढ़ने जाते थे तो उनके भी माइंड में ऐसा ही था कि ब्राह्मणिकल। He has taken वर्णा व्यू, और ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या पढ़ते थे, वर्णा व्यू से किसी कास्ट सिस्टम को पढ़ते थे। अब वर्णा व्यू का मतलब क्या है, जैसे आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये मतलब वो क्या बोले कि ये जो कास्ट हमारे हैं, जो जो वर्ण व्यू है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो बोलते हैं कि कास्ट ये मतलब जो इसमें ये वर्णा व्यू में ये डिफाइन करते हैं क्या, ये चारों चीज। और कास्ट व्यू में वो क्या एडवोकेट करते हैं, कास्ट व्यू में वो बोलते हैं कि कास्ट व्यू जो है डिवाइडेड इनटू 4 वर्णा, और इस 4 वर्णा में सब डिवीजन है, तो वो सब डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट देते हैं। ये जानिए कि कास्ट जो है, कास्ट का वो कास्ट का जो उनका व्यू है, वो बोलते हैं कि कास्ट जो है हमारा 4 वर्णा में डिवाइड है, और जो 4 वर्णा भी है उसमें भी सब डिवीजन है, और ये जीएस घूरे साहब ऐसा बोलते हैं। आपको ये रिमेम्बर करना होगा, क्या रिमेम्बर करना है, ये वर्णा व्यू पे बात कर रहे हैं, और ये क्या सब डिवीजन का भी बात कर रहे हैं उनके अंदर, कास्ट के बाद वर्णा, वर्णा के बाद सब डिवीजन। और जो इनका वर्णा व्यू ऑफ द कास्ट है वो क्या एडवोकेट कर रहा है कि कास्ट को कहीं न कहीं इंटीग्रेटिव फोर्स है, मतलब कहीं न कहीं वो एक कास्ट क्या हमारा एक ओरिजिन ऑफ द फोर्स है जहां से वर्णा हमारे डिफाइन हुए हैं। और इसके बाद वो कहते हैं द कास्ट व्यू ऑफ कास्ट एडवोकेट दैट कास्ट इज एन इंट्रोगेटिव फोर्स। देखिए वही सेम पॉइंट है। एमएन श्रीनिवास इनको देख के, मतलब एमएन श्रीनिवास क्या बोलते हैं कि वर्णा व्यू ऑफ द कास्ट डजंट रिफ्लेक्ट द लिव्ड रियलिटी। अब देखिए इनका एक क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसाइज, एक पॉइंट अभी थोड़ा डिस्कस अभी करेंगे। एमएन श्रीनिवास क्या बोलते हैं इनके बारे में, इनके बारे में बोलते हैं कि ये जो जीएस घूरे साहब आप दिए हैं वर्णा व्यू, ये आपको लिव्ड रियलिटी नहीं समझाता है कुछ ऐसा, ये मत सोचिए कि लिव्ड रियलिटी समझाएगा, नहीं, ऐसा ये नहीं है। वर्णा व्यू ऑफ द कास्ट डजंट रिफ्लेक्ट एनी लिव्ड रियलिटी। तो यही थोड़ा अभी क्रिटिसाइज है, अभी आगे कई सारे उनके क्रिटिसाइज करेंगे। आप एक पॉइंट ये याद कर लीजिए कि एमएन श्रीनिवास कौन है, एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट मतलब क्या, वो किसी कहीं पे जाके 1-2 साल रह के वहां पे पढ़े लिखे, जाने, उनके साथ समय बिताए, फिर वहां का स्टडी बनाए, वही एमएन श्रीनिवास जी है। कि ये बोलते हैं कि वर्णा व्यू कहीं न कहीं हमारे लिव्ड रियलिटी को नहीं एक्सपेक्ट करता है। अब जीएस घूरे साहब फिर आए, वो क्या बोलते हैं, जीएस घूरे साहब बोलते हैं कि हमारे पास जैसे 4 वर्ण है, उनका रिजल्ट, अब बोलते हैं कि जो हमारे पास 4 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो किस पे डिसाइड थे,
उनके ऑक्यूपेशन पे। जैसे लोग नहीं करते हैं कि ब्राह्मण का काम क्या है, जैसे बोलते हैं ब्रह्मा जी के मुंह से निकले ब्राह्मण, हाथ से निकले क्षत्रिय, और इनके जांघों से निकले वैश्य, और नीचे तलों से निकले शूद्र। तो वही वाला कॉन्सेप्ट ऐसा ये बुरे साहब नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि जो कास्ट है, जो वर्णा है हमारा, वो किस पे डिसाइड है, वो ऑक्यूपेशन पे डिसाइड है। मैं संस्कृत श्लोकों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखे हैं वर्णाश्रम सिस्टम है। वर्णाश्रम सिस्टम क्या है? द वर्णा, मतलब किसी को ब्राह्मण या क्षत्रिय उसके ऑक्यूपेशन पे डिसाइड करता है। ये वर्ड रिमेम्बर करिएगा कि उसके ऑक्यूपेशन पे डिसाइड करता है कि वो कैसा है, मतलब कि वो हायर में जाएगा या लो जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन डिसाइड करेगा। इसलिए इसे हम इनको क्या बोलते हैं? ही ऑल्सो एक्सप्लेन द कास्ट फ्रॉम डिफ्यूजनिस्ट, मतलब उनको क्या डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब क्या वो कैसे स्प्रेड कर रहा है उनका नॉलेज। आप बता रहे ना कैसे ऑक्यूपेशन डिफरेंट डिफरेंट होने से डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या आ गया, डिफरेंट डिफरेंट डिफ्यूजनिस्ट क्रिएट हुए। डिफ्यूजनिस्ट यही होता है कि जैसे आप वर्णा को कैसे डिसाइड करेंगे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, सेम थिंग यही है आपका। समझिए कि डिफ्यूजनिस्ट मतलब क्या, उसमें डिफ्यूज होके अपने आप को डिफ्यूज कर दे कंप्लीटली, फिर उसके बाद उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने प्रस्तुत करें। अब जीएस घूरे साहब देखते हैं कास्ट पे क्या पर्सपेक्टिव अपना रखे। जीएस घूरे साहब अपने कास्ट पे क्या पर्सपेक्टिव, उनको आपको ये 4 पॉइंट रिमेम्बर करना है कि जीएस घूरे जब भी कास्ट के पर्सपेक्टिव का बात हो, उनका व्यू ऑन द कास्ट, आपको पहला पॉइंट क्या याद करना है? रेस एंड कास्ट एंड वर्णा व्यू आपको बताएं, फीचर्स ऑफ कास्ट एंड प्रेडिक्शन ऑन कास्ट। ये 4 पॉइंट आपको रिमेम्बर करने हैं। ये बुक से लिया गया, आप रिमेम्बर जरूर करिएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब फीचर्स ऑफ कास्ट में क्या है? फीचर्स ऑफ द कास्ट मतलब जीएस घूरे गेव द एट्रीब्यूशनल अप्रोच। पॉइंट देखिए याद करने वाला है कि जीएस घूरे साहब जो थे वो क्या देते थे? वो एट्रीब्यूशनल, किसी चीज को पढ़ते थे वो कैसे, एट्रीब्यूशनल अप्रोच ऑफ द कास्ट। अब एट्रीब्यूशनल क्या होता है? एट्रीब्यूशनल देखिए आपको बताएं, जो भी व्यक्ति टेक्सुअल या किसी टेक्स्ट फॉर्म में अगर उसको स्टडी करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशनल अप्रोच। तो जीएस घूरे साहब भी क्या करते हैं? एट्रीब्यूशनल अप्रोच करते हैं। रिमेम्बर पॉइंट भूलिएगा मत। और इसमें वो क्या देते हैं? 6 पेक्युलर फीचर्स देते हैं कास्ट का। ये पॉइंट एकदम मत भूलिएगा कि जीएस घूरे साहब एट्रीब्यूशनल अप्रोच फॉलो करते हैं किसी कास्ट को पढ़ने के लिए, और वो हाईलाइट भी करते हैं। 6 पॉइंट बुक में उनके भी दिया है, 6 इग्नू बीए में भी दिया है कि 6 फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम है। क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए, अब रेस एंड कास्ट के बारे में वो क्या बोले? रेस एंड कास्ट के बारे में वो बोलते हैं कि जो जीएस घूरे साहब बोलते हैं कि आर्यंस एंड नॉन आर्यंस थीसिस ओनली एप्लीकेबल इन नॉर्दर्न इंडिया, गंगाज प्लेन। अब देखिए ये क्या है, मतलब अब रिस्ले साहब पहले आए, वो क्या बोले, ये क्या बोले, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोग दिए। तो रेस एंड कास्ट में जो जीएस घूरे साहब थे, जो गोविंद सदाशिव घूरे साहब थे, वो बोलते थे कि जो आर्यंस और नॉन आर्यंस का जो थीसिस है वो केवल नॉर्थ इंडिया में ही अप्लीकेबल है। ये मत सोचिए कि वो साउथ इंडिया में भी अप्लीकेबल है। अधिकतर वो नॉर्थ इंडिया में कहाँ अप्लीकेबल है? जहाँ गंगेश प्लेन है, जहाँ गंगा नदी बहती है उसके साइड साइड पठार जो है, वहाँ पे जो नदी किनारे, केवल वहीं तक सीमित है। ये मत सोचिए कि पूरे ओवरऑल इंडिया। देखिए लिखा भी है, जीएस घूरे लुक इनटू हाउ द कास्ट ओरिजिनेटेड। जीएस घूरे पढ़ते हैं कैसे कास्ट ओरिजिनेट हुआ, वो थ्योरी के बारे में जानते हैं, ये सारा चीज कैसे टाइम बीतता गया प्रिवेलेंट। देखिए लिखा है, द थ्योरी विच वाज वेरी प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ घूरे वाज हर्बर्ट रिस्ले। मतलब ये बोल रहे हैं कि कैसे उस समय जब जीएस घूरे साहब देते थे तो हर्बर्ट रिस्ले को उनको बारे में पढ़े थे, और वो एक बुक भी लिखी, क्या, रेशियल ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। अब वो क्या किए, जीएस घूरे साहब उनको अंडरस्टैंडिंग को समझे। द वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्बर्ट रिस्ले इज दैट, वो हर्बर्ट रिस्ले को समझे। उन्होंने, हर्बर्ट रिस्ले साहब बोले थे क्या थे? वो बोलते थे आफ्टर अराइवल ऑफ आर्यंस, जब हमारे यहाँ आर्यंस आए, आर्यंस का आना हुआ तो कास्ट केम इनटू इंडियन सोसाइटी, तब हमारे पास कास्ट का कहीं न कहीं ओरिजिन हुआ। और ये जो आर्यंस है कहाँ लार्जली डेवलप क्या किए? वो कास्ट बेसिस पे, कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कलर्स, दे कंसिडर द
एट द स्यू। मतलब क्या कह रहे हैं हर्बर्ट रिसलर साहब अपने रेशियल ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम के बुक में कह रहे हैं कि जो आर्यंस आए तो हमारा कास्ट सिस्टम ओरिजिन हुआ, कास्ट सिस्टम ओरिजिन इंडियन सोसाइटी में हुआ, इंडियन सोसाइटी में हुआ तो धीरे 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 डेवलप हुआ किसके बेसिस पे, रिस्पेक्टिव पे, उनके कलर के आधार पर, उनके कलर के आधार पर वो मतलब कि वो सिस्टम बना और उसे वो क्या कंसिडर करते हैं, द स्यूज, द ब्लैक आर इंफीरियर, वो कलर के हिसाब से मानते हैं और उसको ब्लैक को क्या मानते हैं, इंफीरियर, देमसेल्फ एज अ सुपीरियर। उनका कहना था कि हर्बर्ट जो रिसलर जी थे वो कहते थे कि कलर के हिसाब से हमारा जो कास्ट सिस्टम यहाँ पे आयरन से आए थे तो डिसाइड किए थे और वो ब्लैक से बहुत इंफीरियर होते थे और अपने आप को देमसेल्फ सुपीरियर करते थे और वो कहते थे लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम, और उसी टाइम हमारा कास्ट सिस्टम का पहली बार उत्पत्ति मतलब एक फर्स्ट टाइम हुआ। तो देखिए ओवरऑल आपको याद क्या करना है, ओवरऑल आपको याद करना है कि हर्बर्ट रिसलर साहब थे जो रेशियल ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम का बुक अपना आए थे, लिखे थे। उसमें क्या लिखे थे वो, कैसे आर्यंस आए तो आर्यंस आए तो कास्ट भी आया, तो कास्ट आया तो धीरे धीरे कास्ट डेवलप होने लगा। तो पहले बार जब डेवलप हुआ तो पहली बार वो कलर के पर्सपेक्टिव से डेवलप हुआ, जब कलर से पर्सपेक्टिव से डेवलप हुआ तो वो उसे क्या बोलते हैं, डस यूज। उन्होंने फिर उसके बाद दिया कि कैसे ब्लैक आर इंफीरियर, कि वो ब्लैक को इंफीरियर मानते थे और देमसेल्फ एज अ सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर। ये धीरे 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 ऐसे पहली बार हमारा कास्ट सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद क्या है, जीएस घुरे साहब एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कास्ट एज ए कलर बेसिस। वो बोलते हैं, जीएस घुरे भी बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ वो हमारा कहीं न कहीं कलर बायस बेसिस पे हुआ। ओनली स्टैंड टू द नॉर्दर्न इंडिया, मतलब ये नॉर्दर्न इंडिया में ही केवल ट्रू है। ये मत सोचिए जैसे कलर बेसिस वाला क्या है, देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ब्लैक भी पाए जाते हैं, व्हाइट भी स्किन पाए जाते हैं और ब्राउनिश स्किन भी पाए जाते हैं। लेकिन अब तमिल वमिल चल रही है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक ही कलर के अधिकतर लोग होते हैं। तो वही चीज बोलते हैं कि दैट सदर्न इंडिया द ब्राह्मण्स वर ऑल्सो ब्लैक which dethroned the understanding of a display। वो बताते हैं कि जैसे आप देखते हैं अधिकतर अगर नदर्न इंडिया में बात करें तो वहाँ पे अधिकतर देखेंगे कि वो बोलेंगे कि स्किन जो व्हाइट स्किन टाइप के होते हैं, जो ब्राउनिश स्किन, वह केवल ब्राह्मण्स होते हैं। लेकिन जीएस घुरे साहब बोलते हैं नहीं, ये केवल हमारे नॉर्दर्न इंडिया तक है। अगर हम तमिलनाडु का बात करें या अपने सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बात करें, वहाँ पे जो ब्राह्मण है उनका भी कलर ब्लैक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कलर के बेसिस पे ही दो डिसाइड है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये कोई भी कास्ट हमारा क्या है वो डिथ्रोन कर देते हैं। जो रिसले साहब बोल के जाते हैं कि ये कलर सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं, वो डिथ्रोन कर देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, क्यों नॉर्दर्न इंडिया में ही ऐसा कुछ है और कहीं नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपना थीसिस देते हैं। तो इसलिए वो अपना थीसिस क्या लिखे कि आर्यन एंड नॉन आर्यन आए, थीसिस दिए, लेकिन उनका जो केवल अप्लीकेबल है कहाँ है, नॉर्दर्न इंडिया तक है। बस ये मत सोचिए सदर्न इंडिया तक है इधर उधर, नहीं, केवल उनका जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्दर्न इंडिया तक है। और जीएस घुरे साहब क्या करते हैं, धीरे 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 पार्सली एक्सेप्ट करते हैं रेस एंड कास्ट के जो रिलेशनशिप है, और वो क्या करते हैं स्टाफ से ही कर देते हैं। बाद में वो जब धीरे धीरे डीपली अंडरस्टैंड करते रहते हैं तो लास्ट में क्या देते हैं, क्या स्टॉप सेइंग दैट कास्ट इक्वल टू रेस। लास्ट में वो आके कह देते हैं कि हाँ लास्ट में कास्ट इक्वल टू रेस। इसका इनका कई सारा क्रिटिसिज्म भी आता है, ये मत सोचिए कि क्रिटिसिज्म नहीं है, कई सारा इनका क्रिटिसिज्म है। देखिए फिर जीएस घुरे साहब क्या बोलते हैं, जीएस घुरे साहब एडवोकेट दैट कास्ट एक्चुअली डेवलप नॉट बिकॉज द कलर डिफरेंस। मतलब कास्ट डेवलप हुआ लेकिन कलर डिफरेंस पे नहीं हुआ, बल्कि वो बेसिस किसकी, ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन पे डिसाइड हुआ कि कैसा उसका नेचर है, कैसे उसके ऑक्यूपेशन का नेचर है, वो कैसे एक दूसरे को कैसे परस्यूट करेगा, कैसे उसके सामने प्रस्तुत होगा, ये सारा चीज पे डिपेंड करता है। और ये ऑक्यूपेशन धीरे टाइम बढ़ते गया तो वो डेवलप हो गया कुछ, जैसे आप बताएं पॉल्यूशन एंड प्योरिटी के फॉर्म में, जो कि लेटर बिकम वेरी रिजिड। अब देखिए ये बोल क्या रहे हैं जीएस घुरे साहब, जीएस घुरे साहब बोल रहे हैं कि जो कास्ट है हमारा वो डेवलप हुआ, धीरे 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 डेवलप हुआ हमारा, लेकिन ये कलर डिफरेंस जो हर्बर्ट रिसले साहब बोले थे कि कलर डिफरेंस होगा, नहीं,
एक कलर पे कुछ नहीं है ऐसा वैसा सब, ये सब मनगढ़ंत है, ये कलर के बेसिस पे नहीं है। ये किस बेसिस पे है हमारा? नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, कि आप क्या वर्क कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका कास्ट। इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं सीधे हर्बर्ट ब्रिसले को कि नो, कलर एंड डिफरेंस इज नॉट the symbiosis of the caste, the nature of occupation that will decide how they want pursued। और फिर वो बोलते हैं धीरे धीरे ऑक्यूपेशन आता है, पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है जो बाद में बहुत रिजिड हो जाता है। पॉल्यूशन एंड प्योरिटी मतलब क्या, कि जो वो बोलते हैं कि जो प्योर है वो ब्राह्मीण है और पॉल्यूशन है वो सब उसके नीचे का जो है, तो वो अभी धीरे धीरे हम जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, इनिशियली वो क्या पढ़े, इनिशियली द कास्ट वाज डेवलप बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। वो बोलते हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारा ऑक्यूपेशन पे पहले हमारा जो कास्ट था डिसाइड हुआ, फिर टाइम बढ़ते गया, कास्ट डेवलप होते गया, फिर पॉल्यूशन एंड प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके ऊपर हमारा कास्ट सिस्टम सस्टेन हुआ। ये सारा चीज इनका था। अब देखिए इनके छह फीचर्स हम बोले थे, कैसे छह फीचर्स जो हमारे कास्ट सिस्टम के क्या क्या है। वो पहला सेगमेंटल डिवीजन, किसी चीज को मतलब कि सेगमेंट डिवीजन में बांट के करें। फिर हायरार्की उनका दूसरा था फीचर्स। सिविल एंड रिचुअल डिसेबिलिटी, उसमें क्या क्या सिविल एंड रिचुअल डिसेबिलिटीज है। कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ द लेबर, कास्ट इंडोगेमी, अंदर ही अंदर कैसे मैरिज होता है, और फूड रेस्ट्रिक्शन। अभी हम ये जो 6 पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने जीएस गुरे साहब के पार्ट 2 लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।